ओके बच्चा, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप क्यों रोने को चढ़े हो भाई? एंड बेसिकली सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट है, ये असल में लॉजिकली बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर के साथ ही हम पढ़ाते हैं। क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली हमें फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि उनका ये लास्ट वाला चैप्टर था, बनाना था, मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे डिज़ाइन करूंगा ताकि नीट के जो 1 ईयर के बच्चे हमारे पास हैं, मैंने उनके हिसाब से इस चैप्टर को बनाया है। ट्रस्ट मी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेशर्स। लेकिन यह कि आपकी रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हैं, सारे बच्चे नीट में बैठ रहे हैं। मैंने कोशिश की बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को आपके लिए क्लियर किया जाए। इवन इफ अगर आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पहले नहीं भी पढ़ते हैं, हमें आगे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब आपने कहा कि नहीं, हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से ही पढ़ना है, हमें बेसिक से ही पढ़ना है, तो दैट वाज आल्सो, मैंने जो भी टॉपिक, अगर आप देखेंगे मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया, मैं बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप इसको फिलहाल ड्रॉप कर दें, ठीक है? जो भी लेक्चर आपने कल देखा उसको छोड़ दीजिए, जैसे आपने कुछ वॉच ही नहीं किया। आज से हम सॉल्यूशंस की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस फ्रॉम नाउ, एंड लेट्स टॉक अबाउट a very important topic, very important concept, that is concentration terms, right? So we'll be talking about the concentration terms. Concentration terms क्या है? Concentration terms में जाने से पहले बेटा हमें solution के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद जो है we'll be talking about the other technical terms. आपको पता है बेटा, जब भी कोई दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, उस मिक्सचर को सॉल्यूशन तब कहा जाता है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। नंबर 1, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस बनता है, यानी कि कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कौन सा कंपोनेंट कहां पे है। जैसे आपने चीनी को पानी के साथ मिला दिया, पूरी तरह से घोल लिया, उसके बाद उसमें प्योर वाटर कहां पे है, प्योर चीनी कहां पे है, हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं है, होमोजीनियस है। नंबर 2, जो दो कंपोनेंट्स आप मिक्स कर रहे हो, दे शुड बी, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे हो, दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो तब जाके बेटा इनको नॉर्मली सॉल्यूशंस नहीं कहा जाएगा। एंड द थर्ड वन इज that the components should be mixed in some fixed in some under some basically limits, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आपने पानी का 1 चम्मच लिया और उसमें आपने चीनी के जो है 10 चम्मच डाल दिए, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे वहां पे होमोजेनिटी मिलेगी, वहां पे आपका सोल्यूशन बनेगा। नो, वहां पे आपको सीधा चीनी अलग दिखेगा। लेकिन हाँ, 1 गिलास पानी में 1 चीनी चम्मच डिसॉल्व करिए, 2 3 4 5 डिसॉल्व करिए, आपका सोल्यूशन बनता रहेगा। लेकिन एक वक्त जरूर ऐसा आएगा बेटा जब आप बहुत सारा अमाउंट सोल्यूट का ऐड कर चुके होंगे, ठीक है, चीनी का ऐड कर चुके होंगे, तो उसके बाद कुछ ना कुछ अमाउंट उसका अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, वो सीधा सॉलिड के फॉर्म में आपको नजर आएगा, तब जाके बेटा वो सोल्यूशन नहीं रहता। तो सोल्यूशन की जो कंपोजिशन है दैट कैन बी वैरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी लिमिट में, कुछ भी अमाउंट में कुछ भी कराया जाए, नहीं, एक लिमिट होता है। जब तक नहीं ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब तक किसी भी मिक्सचर को सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। So, a solution is a homogeneous mixture of 2 or more non-reacting components whose composition can be varied within certain limits, right? अब ये जो भी solutions हमारे पास होते हैं बेटा, they are divided into a number of types depending upon कि आपके पास कितने component solution में मौजूद हैं। अगर आपने 2 कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर दिया, जैसे वाटर के साथ चीनी आपने डिसॉल्व करी, सॉल्यूशन को बाइनरी कहा जाएगा। अगर आपने 3 कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, सपोज वाटर, अल्कोहल और सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया आपस में, तो सॉल्यूशन को आप टर्नरी कहते हैं। अगर आपने 4 कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहते हैं, 5 कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो क्विंटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। मगर इन सारे सॉल्यूशंस में से बेटा याद रखना है, बाइनरी सॉल्यूशन इज द की।
बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हम बात करेंगे। अब अगर हम बेटा बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसमें दो कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं। एक कंपोनेंट को आप कहते हैं सोल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को आप कहते हैं सॉल्वेंट। मैं ज्यादा डिटेल्स में इस सोल्यूट सॉल्वेंट में नहीं जाऊंगा बेटा, ठीक है, बल्कि एक सिंपल बात आपके सामने रख दूं कि नॉर्मली जो कंपोनेंट बेटा ज्यादा अमाउंट में आप लेते हैं उसको आप सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम अमाउंट में लेते हैं उसको आप सोल्यूट कहते हो। बस इतना याद रखिएगा। हालांकि इसकी कुछ और भी टेक्निकलिटीज हैं, फिजिकल स्टेट डिपेंडेंस वगैरह है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंडेंस वगैरह है, मगर मैं उन किसी भी डिबेट में इस वक्त नहीं जाऊंगा, ना उसकी जरूरत है। अब ये जो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट कंपोनेंट जो है बेटा वो कम अमाउंट में लिया जाता है, उसको कहते हैं कंपोनेंट बी, और सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में आप लेते हैं, उसको आप कहते हैं कंपोनेंट ए। ठीक है बेटा। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन को जो ही आपने बनाया, आपने कुछ अमाउंट सोल्यूट का उठा के कुछ अमाउंट सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन सम गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सम गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहा जाएगा। और वो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास हैं, उसमें हम बेसिकली एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जिस सीक्वेंस में इनको पढ़ना चाहिए। We'll be talking about the percentage, we'll be talking about the parts per million, we'll be talking about the molarity, उसके बाद हमारे पास आएगा बेटा नॉर्मेलिटी, उसके बाद हमारे पास आएगा मोलालिटी, उसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे हम बेटा बात करेंगे सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द परसेंटेज। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, that is percentage of solutions। अब percentage का मतलब क्या हुआ? percentage जो है इसको डिफाइन किया जाता है बेटा एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख दीजिएगा। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। जबकि एक पार्ट जो है it can be equal to 1 gram या it can be equal to 1 ml, right? तो अगर हम बेटा इन पार्ट्स को एज ग्राम्स लेते हैं, तो I can say it is the number of grams of solute dissolved per 100 grams of the solution। लेकिन तब जाके आप इसको बेटा मास परसेंटेज कहते हैं। आप इन पार्ट्स को सिर्फ वॉल्यूम्स के हिसाब से ले सकते हैं, and I can say it is the volume of solute in milliliters dissolved per 100 milliliter of the solution, तब जाके उसको वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। लेकिन अगर सोल्यूट का मास लिया जाता है, 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम लिया जाता है, एंड 1 पार्ट ऑफ सोल्यूशन 1 ml लिया जाता है, तब जाके नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ द सोल्यूशन जो है बेटा, उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। तो परसेंटेज के लिटरल माने होते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन याद रखिएगा परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हमारे पास हैं, ठीक है। और वो 3 तरीके कौन कौन से हमारे पास हैं बेटा? आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज मास परसेंटेज, राइट। दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जो है बेटा उसको लिखा जाता है W/W%। तो W/W% की इंटरप्रिटेशन होती है, आप सोल्यूट का भी मास लेते हैं, सोल्यूशन का भी मास लेते हैं। अब जब भी आप परसेंटेज डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज डिफाइन करते हैं, ठीक है, आप कैसे लिखते हैं? आपने कितने मार्क्स लाए डिवाइड बाय टोटल कितने थे। तो आप जब सोल्यूशन की परसेंटेज डिफाइन करते हैं, यू डिफाइन इट दिस वे, आपने कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100। And this is the formula to calculate the mass percentage of solute in the solution phase। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज की, उसको लिखा जाता है V/V%, राइट। बाय फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपने कितना डिसॉल्व किया है इन मिलीलीटर्स
डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100, जहां पे VB सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, VA सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, VAB जो है बेटा इट विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह से मेरे पास तीसरा तरीका बेटा कौन परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का है, उसको कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, लिखते हैं W/V% बेटा, और फॉर्मूला कैसे बनेगी, W/V परसेंटेज शुड बी इक्वल टू, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। अब ये फॉर्मूला जो है बेटा इनको डिराइव भी किया जा सकता है, बट दैट डज नॉट सर्व एनी पर्पस टू अस। These are the simple percentage formulae जो कि आप आराम से समझ पाते हैं। तो we have got three ways to express the percentage of solution. One is called as mass percentage, other is called as volume percentage, and the other is called as the mass by volume percentage. अब इसमें आपके पास बेटा कभी कभी एक बहुत सिंपल और आसान सा सवाल पूछा जाता है कि आपको किसी सॉल्यूशन के बारे में कहा गया, हमने कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, आप बताइए बेटा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन के साथ मैं इसको कंक्लूड करूंगा और उसके साथ साथ हमें इसकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे इस्तेमाल करते हैं बेटा। सो आई टॉक अबाउट द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन हेयर। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द mass percentage of solution containing 2 grams of solute in 700 grams of solution। ठीक है, containing 2 grams of solute in 700 grams of solution। क्योंकि जब भी आप यहां पे बेटा mass percentage निकालना चाहेंगे of the solution, so mass percentage should be simply equal to mass of solute that has been given to be 2 grams divided by mass of solution that has been given to be 700 grams multiplied by formula का आपका 100 बनेगा। so it comes out to be 2/7%। आगे सिंप्लीफाई करना चाहे ओके, नहीं करना चाहे नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, इसी तरह से कभी इसी का उल्टा दिया जाता है, हमारे पास एक सोल्यूशन है कंटेनिंग 2 grams ऑफ सोल्यूट इन सम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अगर परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन सपोज 30% है, 40% है, 50% है, आप बताइए वहां पे कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमने लिया था, राइट, या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया हुआ था। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो इन दैट केस अगर आपको परसेंटेज वहां से दिया है, मास ऑफ सोल्यूट वहां से दिया, यहां से मास ऑफ सोल्यूशन निकालिए। अगर आपको मास ऑफ सोल्यूशन ही पूछा गया तो निकला, लेकिन अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है तो मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट सबट्रैक्ट करिए, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम्स आपके साथ टैकल हो जाती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए, हाउ टू अप्रोच। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट इन परसेंटेजेस की इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सपोज कहते हैं कि मेरे पास कोई सोल्यूशन है, इट इज 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज, राइट, 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स बेटा 10 grams ऑफ ग्लूकोज हैव बीन डिसॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। और अगर 10 grams ऑफ ग्लूकोज 100 ग्राम सोल्यूशन में है, दैट मीन्स वहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो बनेगा 100 - 10, दैट मेक्स इट 90 grams। ये इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। मेरे पास कोई सोल्यूशन है विच इज 2% by volume of ethanol in water, which is 2% by volume of ethanol in water. What does that mean? 2 ml of ethanol are present in 100 ml of solution. लेकिन अगर आपको वहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर देखना होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का है 100, उसमें से 2 ml इथेनॉल के हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा वहां पे 98 मिलीलीटर्स। इसी तरह से आपके पास कोई सोल्यूशन है विच इज 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, राइट बेटा, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस 10 grams ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बनेगा 100 ml और मास ऑफ सोल्यूट जो है बेटा वो बनेगा 10 grams। और ये जो आपके पास परसेंटेज है बेटा, इस पे डायरेक्ट कभी नीट में सवाल नहीं पूछा जाता, ये मैंने बस एक एग्जांपल आपको दिखाई थी। आपको बेटा इस परसेंटेज को यूज करके आगे पीपीएम में यूज करना है, मोलैरिटी में यूज करना है, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन में यूज करना है, और वहां पे आपको बेटा इसको यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट परसेंटेज बाय डेफिनेशन, बाय कॉन्सेप्ट, बाय न्यूमेरिकल्स, कैसे हमें लेना है बेटा। लेकिन एज सच इस पे डायरेक्टली कोई सवाल expect करना, that will not be sensible from our side. So I'll be having the second term here, that is parts per million, ppm concentration term, right?
पीपीएम जो है बेटा, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। कई बार ऐसा होता है बेटा कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, राइट, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और अगर आप 100 ml सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसमें शायद एक पार्ट भी सॉल्यूट का मौजूद नहीं होगा। शायद हम कहेंगे कि सॉल्यूशन की जो कॉन्स्टेंट परसेंटेज है दैट इज 0, बट दैट्स नॉट द केस। सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो मौजूद है, उस सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ ना कुछ जरूर है, उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो जरूर है, बिकॉज सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, और आपके पास बेटा वहां पे परसेंटेज सॉल्यूट की जरूर होगी। मगर जब पर 100 ml के एतबार से देखा जाता है बेटा, वो इतना कम इतना कम इतना कम आता है कि आप मानते हैं कि इसकी परसेंटेज हो वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है बेटा। तो ऐसे केसेस में बेटा जहां पे सॉल्यूशन काफी ज्यादा डाइल्यूट हुआ करता है, राइट, जहां पे सॉल्यूशन काफी ज्यादा डाइल्यूट हुआ करता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक छोटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, राइट। अब देखिए, इस पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे हमारे पास पहला सवाल आता है। हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में पीपीएम का इस्तेमाल होता है फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ, और उसके बारे में आपको सवाल पूछा जाता है। सपोज आपको कोई 4 केसेस दिए गए, इनमें से कौन सी सिचुएशन में या कौन से केस में इन आवर लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, राइट। हमारे पास बेटा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। सो यू कैन राइट हियर स्टेटमेंट 1, पीपीएम जो है, it is used to express the concentrations of very dilute solutions, used to express the concentrations of very dilute solutions, concentrations of very dilute solutions, right। for example, कौन से हैं? pollutants, concentration of pollutants in atmosphere, concentration of pollutants in atmosphere, right। जो भी हमारे पास बेटा एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो उतनी कम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अगर परसेंटेज को देखा जाए, परसेंटेज को यूज किया जाए, दैट कम्स आउट टू बी 0.001%। हमें लगता है कि ये वो नेग्लिजिबल एमसी गैस ने क्या, लेकिन हां, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा ये इतनी सिग्निफिकेंट होती है, इसका इतना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है ऑन आवर एनवायरनमेंट, राइट, ऑन आवर हेल्थ, कि उन सब की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा इससे लोअर लेवल पे ही होना चाहिए। और वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से उनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, राइट। ये आपके पास एग्जाम्पल 1। इसी तरह से बेटा हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे घरों में आता है फ्रॉम द पीएचई डिपार्टमेंट, ठीक है बेटा, तो उस ड्रिंकिंग वाटर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है, और इनफैक्ट क्लोरीन यूज किया जाता है उसकी, और भी वो एज डिसइंफेक्टेंट भी यूज किया जाता है। लेकिन उस क्लोरीन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इन ड्रिंकिंग वाटर, राइट, वो कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम होनी चाहिए बेटा कि दैट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। अदरवाइज अगर हम उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, दैट कॉन्सेंट्रेशन विल बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ड्रिंकिंग वाटर में बहुत कम होती है, उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। इसी तरह से बेटा जो हम यूज करते हैं अपने लिए टूथपेस्ट, राइट, उसमें फ्लोरीन मौजूद होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टूथपेस्ट, राइट। रिमेंबर, अगर आपके पास टूथपेस्ट अवेलेबल हो उस पर एक बार चेक करिएगा, उसमें फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखेंगे ना पीपीएम में लिखी जाती है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टूथपेस्ट, उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। लाइकवाइज जो भी हमारे पास एक्वाटिक लाइफ है, राइट, एक्वाटिक लाइफ चाहे एनिमल्स हैं या प्लांट्स, उनको कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए एज कंपेयर टू जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या हम हैं, और उनकी जो वो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उनकी वो ऑक्सीजन डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होती है, वो बहुत कम होती है। उस ऑक्सीजन, उस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को लिखते हैं बीओडी, और उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, राइट। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी ऑफ आवर डे टू डे लाइफ जिनकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है एज पीपीएम। इसके बारे में कभी कभी बेटा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो पहली बात आप यहां से ये याद रखोगे। उसके बाद नंबर 2,
जो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको वैसे ही डिफाइन किया जाता है जैसे परसेंटेज को आपने डिफाइन किया था। कैसे परसेंटेज डिफाइन किया था? इट वाज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। It is the number of parts of solute dissolved per million parts of solution. Is that part clear? It is the number of parts of solute dissolved per million parts of solution. तो अगर हम बेटा ppm की बात करेंगे, it is the number of parts of solute dissolved per million parts of solution. तो इसको भी एक्सप्रेस किया जाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ 3 वेज। यहां पर भी जो एक पार्ट बनता है, राइट, एक पार्ट बनता है, दैट कैन बी ईदर इक्वल टू 1 ग्राम और दैट कैन बी इक्वल टू 1 ml। फाइन। और इस ppm को भी एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज ppm इन टर्म्स ऑफ मास, राइट, दिस इज ppm इन टर्म्स ऑफ मास, दैट विल बी इक्वल टू mass of solute divide by total mass of solution. It's not percentage, it's per million. Per million means multiplied by 10 to the power 6, right? इसी तरह से ppm जो है उसको in terms of volume भी हम लिख सकते हैं बेटा. That will be taken as volume of solute divide by volume of solution multiplied by 10 to the power 6. Likewise, ppm जो है बेटा उसको in terms of mass by volume भी लिखा जाता है. That will be equal to mass of solute divide by volume of solution multiplied by 10 to the power 6, right? ये 3 तरीके होते हैं बेटा इस ppm कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के, जो मैंने आपके सामने रख दिए। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसे ही है। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है विच इज 2 ppm, व्हाट डज दैट मीन? उसकी 3 पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ली जा सकती हैं। 2 ppm, चलिए मैं मानता हूं 2 ppm in terms of mass, that means 2 grams of solute are present in 10 raised to power 6 grams of solution. और अगर 2 grams of solute 10 raised per 6 grams of solution में मौजूद है तो वहां पे mass of solvent कितना होगा? 10 raised per 6 minus 2. Isn't that? Likewise beta, whenever you talk about ppm in terms of volume, it is basically volume of solute divided by volume of solution multiplied by 10 raised per 6. अगर आपके पास कोई solution है which is 10 ppm in terms of volume, so how will you express that? It means 10 ml of solute are present in, shabash, 10 ml of solute are present in 10 raised to power 6 ml of the solution. तो अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ आपके पास सॉल्वेंट कितना आएगा? 10 raised per 6 minus we have 10. Isn't that? तो इस तरीके से आप आराम से बेटा इवेलुएट कर सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं कि ppm कॉन्सेंट्रेशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, जैसे हमने परसेंटेज में किया। फिर से याद रखिएगा ppm पे एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हमने इतना सोल्यूट इतने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, आप बताइए सॉल्यूशन की ppm कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना। ppm पे फिर से कभी आपको मोलैरिटी दी गई ppm निकालने, कभी ppm दिया गया मोलैरिटी निकालनी पड़ी, ppm दिया गया नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ी, ppm दिया गया परसेंटेज निकालना पड़ा, परसेंटेज दिया गया ppm निकालना पड़ा। ये बेटा आपके पास इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट वन क्वेश्चन हियर, क्योंकि जब तक ना हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन वगैरह करेंगे तब तक हम रिलेटिव क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम यहां पे बात करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हम कर चुके हैं, परसेंटेज और ppm में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें एक और एग्जांपल आप ऐड करिए जो मुझे भूल गया, ये एग्जांपल नंबर 5, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट। यू नो कि जो हमारे पास बेटा कुआं वगैरह घर पे होता है उसका पानी अक्सर जाके माना जाता है कि इट्स नॉट गुड फॉर वॉशिंग। जो भी पानी आप कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ऐसे वाटर सैंपल को हार्ड वाटर कहा जाता है। और उस हार्ड वाटर सैंपल में जो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स मौजूद होते हैं बेटा, उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होना ही उसको हार्ड बनाती है। अगर वो बहुत ज्यादा होगी तब जाके वो शायद पीने के लायक भी नहीं रहेगा। तो वो जो कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की इन 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 द सैंपल ऑफ वाटर, दैट मेक्स इट हार्ड, और उस वजह से उसको हार्ड वाटर कहा जाता है। अब ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है बेटा, इसको भी एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ppm। ये एक एग्जांपल मुझसे छूट गई थी, आगे बात करेंगे बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन हम ले रहे थे ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज फाउंड टू बी 10 to the power minus 3%, is found to be 10 to the power minus 3%
in calcium carbonate. Question says express the hardness of water sample in terms of ppm. क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा बेटा कि ये जो हार्डनेस होती है वाटर की, इट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, राइट? और उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आपको पूछा गया ए सैंपल ऑफ हॉट वाटर इज फाउंड टू बी 10 to the power -3% इन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे है 10 to the power -3%. एक्सप्रेस द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ पीपीएम. ठीक है, तो यहां पे हमें पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. ठीक है, पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. चूंकि इसने कहीं पे मेंशन नहीं किया है इज इट 10 to the power -3% इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, कुछ नहीं, तो आप यहां पे पीपीएम के लिए भी कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं लोगे. ठीक है, यू कैन टेक इट एनी टर्म इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम. मगर अक्सर जाके याद रखना बेटा, पीपीएम को अक्सर जाके इन टर्म्स ऑफ मास पीपीएम यूज किया जाता है. ठीक है, तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मास ही लूंगा. तो पीपीएम इवैल्यूएट करने के लिए आई नीड टू नो द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन multiplied by 10 to the power 6. Isn't that? Now see, mass of solute 10 to the power -3% का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. 2% का मतलब होता है 2 ग्राम इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. 10 to the power -3% का मतलब क्या हुआ? 10 to the power -3 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. सो मास ऑफ सोल्यूट बनेगा 10 to the power -3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज में हमेशा लिया जाता है 100 ग्राम्स, राइट? सो मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन को यूज कर दिया. 10 to the power -3% मतलब 10 raised power -3 grams of solute were present in 100 grams of the solution multiplied by formula का 10 to the power 6, राइट बेटा? ये 100 ऊपर आके बनेगा 10 to the power -2. 10 raised power -3 into 10 raised power -2 बनेगा 10 raised power -5. 10 raised power -5 into 10 raised power 6 जो है that becomes 10 raised power 1. 10 raised power 1 means 10. तो इस सोल्यूशन को बेटा कहेंगे 10 ppm. तो जो सोल्यूशन परसेंटेज वाइज था 10 to the power -3 मतलब 0.001%, वही सोल्यूशन जो है बेटा आपका 10 ppm सोल्यूशन बनता है. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट कि परसेंटेज अगर कभी दिया जाता है पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकाला जाएगा. इसी तरह से कभी आपको पीपीएम दिया गया बेटा, आपको परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन पूछा गया, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ये प्लीज घर जाके सॉल्व करिएगा. क्वेश्चन सेज कैलकुलेट the mass percentage of 100 ppm solution of calcium hydroxide. As simple as that. Calculate the mass percentage of 100 ppm solution of calcium hydroxide. ठीक है, 100 ppm सोल्यूशन की इंटरप्रिटेशन ले लीजिए, उसका क्या मतलब हुआ, मास परसेंटेज की फॉर्मूला में वो डेटा सबस्टिट्यूट करिए, आपको आराम से बेटा अपनी प्रॉब्लम जो है वो आ जानी चाहिए. दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, व्हाट वी कॉल एज पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन टर्म. ठीक है, इसके बाद जो है बेटा आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तीसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है दैट्स मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से. ये एक्स साइन होता है मगर इसको पढ़ा जाता है काई. ठीक है, नॉट के आई ई, मगर इसको आप काई पढ़ते हैं. अब ये जो आपके पास बेटा मोल फ्रैक्शन काई है, पहली बात ये याद रखनी है कि पीपीएम जो है वो सोल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, परसेंटेज जो है सोल्यूशन के लिए डिफाइन होता है. 10% सोल्यूशन 10 ppm, 5 ppm सोल्यूशन, राइट? लेकिन मोल फ्रैक्शन जो है ये सोल्यूशन के लिए डिफाइन नहीं होता, बल्कि ये डिफाइन होता है फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन ए सोल्यूशन. You can say mole fraction of solute, you can say mole fraction of solvent, right? तो अगर हम बेटा मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, सपोज ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन, इसको डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ number of moles of that component in the solution divided by the total number of moles. Is that part clear?
इसी तरह से अगर आप कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन लिखना चाहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। इज दिस पार्ट क्लियर? तो इस तरह से बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स जो है उनको लिखा जाता है। Chi A डिफाइन होगा as the ratio of number of moles of A divided by total moles in the mixture. Chi B डिफाइन होगा number of moles of B to that of the total number of moles of all the components in the mixture. और ये बात भी प्लीज याद रखिएगा बेटा कि summation of mole fraction of all the components जो होता है in a mixture that is always equal to unity, right? Summation of mole fractions is always equal to 1. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास बेटा कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए काई ए प्लस काई बी जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 1, राइट? अगर काई ए प्लस काई बी 1 के बराबर हुआ तो इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कभी हमें काई बी पता हो, काई ए निकालना हो, काई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई बी, शॉर्टकट से इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कभी काई ए पता है बेटा मगर काई बी निकालना है तो काई बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। इज दैट पार्ट क्लियर? अब जाके जब आप मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करोगे बेटा तो आपको वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट और बाकी सारे कंपोनेंट जो भी हैं बेटा उनकी कंपोजिशन के बारे में आपको बराबर इंफॉर्मेशन होगी, राइट? कभी आपको सीधे मैसेज दिए गए, कभी सीधे मोल्स दिए गए, कभी आपको मास परसेंटेज दिया गया, कभी आपको मोल परसेंटेज दिया गया, ठीक है? एंड आपको क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि आप बताइए इस मिक्सचर के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, या किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको पूछा जा सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर? यहां पे मैं तीसरा पॉइंट बेटा ऐड कर दूं कि अगर मैं किसी कंपोनेंट की मोल परसेंटेज लिख देता हूं, ठीक है, मोल परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, this will be always equal to number of moles of that component divided by total number of moles of all the components multiplied by 100. अच्छा, number of moles of any component divided by total number of moles of all the components, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। so mole percentage of any component is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, या मोल फ्रैक्शन निकालने का एक और तरीका भी है, दैट विल बी मोल परसेंटेज किसी कंपोनेंट का कितना होगा डिवाइडेड बाय 100। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? ये इक्वेशन भी अपने जहन में आप रखिएगा, आगे जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आ जाएगा, ठीक? सो दैट वाज अबाउट मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है बेटा, और मोल फ्रैक्शन पे प्रॉब्लम्स हमारे पास किस तरह की पूछी जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट ए सैंपल क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत सिंपल, कोई बड़ा मसला नहीं है। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethanol in its aqueous solution। आपको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेटा इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन विच इज 46% by mass of ethanol, which is 46% by mass of ethanol, right? So ethanol का हमारे पास एक इथेनॉल का सोल्यूशन हमारे पास है बेटा एक्वियस सोल्यूशन, यानी कि इथेनॉल को आपने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। Solution is 46% by mass of ethanol. What does that mean? 46% by mass of ethanol. It means बेटा कि अगर कुल मिला के 100 ग्राम सोल्यूशन है उसमें 46 ग्राम्स आपके पास बेटा इथेनॉल के होंगे और बाकी 100 माइनस 46 ग्राम्स जो है वो आपके पास वाटर के होंगे क्योंकि सोल्यूशन एक्वियस है, ठीक है ना? तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है, काई ऑफ C2H5OH, that will be simply equal to number of moles of ethanol, मैं उसको मानूंगा सपोज N1 या N2 या NB, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि सोल्यूशन मेरे पास है बाइनरी, तो बाइनरी में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो एक के नंबर ऑफ मोल्स है Na, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स है NB, राइट? दैट शुड बी इक्वल NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। चूंकि मेरे पास यहां पे 46% बाय मास ऑफ इथेनॉल है, दैट मींस बेटा मैं इथेनॉल के कितने ग्राम्स कंसीडर करूंगा? 46 ग्राम्स। सो इट शुड बी मास ऑफ इथेनॉल इज 46 डिवाइडेड बाय, क्योंकि नंबर ऑफ मोल आसान बराबर गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो जब 46 ग्राम्स आपने इथेनॉल के कंसीडर किए, इथेनॉल का जो मोलर मास होता है बेटा दैट इज आल्सो 46, राइट? डिवाइडेड बाय फाइन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, बिकॉज मैंने कहा ना कंपोनेंट ए सॉल्वेंट को लिया जाता है. अगर यहां पे 46 ग्राम्स आपने बेटा कंसिडर किए हैं ऑफ इथेनॉल, तो वाटर कितना होगा 100 माइनस 46 ग्राम्स, राइट. तो वो डिटेल जो है मैं यहां पे, अगर आपको कोई परेशानी इसमें लग रही है तो मैं यहां पे आपको बता दूं बेटा कि 46% इथेनॉल जो है, इसका मतलब क्या हुआ. इट मींस कि अगर मास ऑफ इथेनॉल आपके पास 46 ग्राम्स है, दैट मींस जो मास ऑफ सोल्यूशन होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम्स, और जो यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर होगा दैट विल बी 100 माइनस 46, दैट मेक्स इट 54 ग्राम्स. बात समझ रहे हो. तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है that will be equal to mass of solvent, that's 54 grams, divide by molar mass of solvent. क्योंकि water आपका solvent है और उसका molar mass होता है बेटा 18. Then we have plus NB is the number of moles of solute, और आपके पास बेटा solute जो है that is ethanol, उसका mass है 46 divide by उसका molar mass भी है 46, right? So mole fraction of ethanol की अगर आप बात करेंगे that will be equal to 46 by 46 comes out to be 1 divided by 18 1 r 18 3 r 54, that is 3 plus ये और ये फिर से कैंसिल होके बन गया 1, it comes out to be 1/4. अगर आप 1/4 ही रखना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको 0.25 लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आप आराम से बेटा बता सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो यहां पे आना चाहिए दैट हैज टू बी 0.25. इज दैट पार्ट क्लियर. इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा, आप इसको सॉल्व करिएगा. क्वेश्चन इज सेइंग if the mole fraction of urea in its aqueous solution, if the mole fraction of urea in its aqueous solution is 1/4, calculate the mass percentage of urea solution. आपको यूरिया सॉल्यूशन का बेटा मास परसेंटेज पूछा गया, मोल फ्रैक्शन जो है आपको यहां पे दिया हुआ है, ठीक है. प्लीज इस क्वेश्चन को घर जाके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है. यहां से आगे का सफर जो है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे. एंड टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट द मोलैरिटी, राइट. मोलैरिटी में बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं, दैट इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम. आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ टुमारो ओनली. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज.